क्या हर साल 1.29 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नकद बांटकर कोई भी राज्य अमीर बन सकता है? मतलब सुनने में ये किसी रातों रात लॉटरी जीतने जैसा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन जब उस राज्य की असली बैलेंस शीट खुलती है तो सच्चाई थोड़ी डराने वाली होती है। इस गहन विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य अशोक गुलाटी और विदिशा चंदा के एक बहुत ही प्रासंगिक लेख इन ईस्ट लोटस हैज ब्लॉसम्ड नाउ फॉर गवर्नेंस बियॉन्ड फ्रीबीज के प्रमुख अंशों और उसके अर्थशास्त्र को डिकोड करना है। हम्म। हमारे पास कई अहम स्रोत और आंकड़े हैं और मई 2026 की राजनीति और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही दिलचस्प संगम यहां दिख रहा है। बिल्कुल। और राजनीति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। हाँ, बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, और साथ ही असम में उनकी लगातार तीसरी पारी। लेकिन असली कहानी सिर्फ ये चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि उस रेवड़ी संस्कृति या जिसे फ्रीबीज कहते हैं उसके पीछे के अर्थशास्त्र की है। सही कहा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत ही शांत और संतुलित तरीके से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। इस लेख में दोनों तरफ की राजनीतिक नीतियों का जिक्र है, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। लेकिन हमारे इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ लेख में दिए गए आर्थिक आंकड़ों, मूल स्रोत सामग्री और शासन की चुनौतियों की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एकदम सही। और जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, उनके लिए ये चर्चा बहुत जरूरी होने वाली है। बिल्कुल सही है। इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मतलब मैं इसे ऐसे सोच रहा था कि ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई नई मैनेजमेंट टीम एक पुरानी कंपनी को टेक ओवर करती है। अच्छा, हाँ। उन्हें लगता है कि अरे वाह, हमने बहुत बड़ा टेंडर जीत लिया है। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पे बैठते हैं तो उन्हें कंपनी की असली बैलेंस शीट दिखती है, जहां ग्रोथ बहुत ही सुस्त है। ये बैलेंस शीट वाली एनोलॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की इस चमक दमक से हटकर अगर हम उस राज्य की असली आर्थिक बैलेंस शीट की ओर बढ़ें जो नई सरकार को विरासत में मिली है, तो लेख के ठोस आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। तो आंकड़े क्या बताते हैं? देखिए, 2011 से 2026 के बीच पश्चिम बंगाल की औसत वार्षिक जीडीपी ग्रोथ केवल 5% रही। केवल 5%? हाँ, जबकि इसी दौरान अगर हम राष्ट्रीय औसत देखें तो वो 6.1% था। मतलब सिर्फ 1 या 1.25% का ही तो फर्क है। अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो उसे लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हाँ, देखने में छोटा लगता है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि की वजह से ये छोटा सा अंतर लंबे समय में बहुत भारी पड़ता है। लेख बताता है कि पिछले 25 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में ये राज्य 11वें स्थान से खिसककर सीधे 16वें स्थान पर आ गया है। बाप रे, 11 में से सीधा 16वें स्थान पर। मतलब लोगों की कमाई की क्षमता बाकी राज्यों के मुकाबले सिकुड़ गई है। बिल्कुल सिकुड़ गई है, और इसीलिए नया बेंचमार्क और सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। अब इन्हें हरियाणा, जो कि तीसरे स्थान पर है, और गुजरात, जो 5वें स्थान पर है, उन जैसे राज्यों की आर्थिक बराबरी करनी है। तो अगर राज्य की आर्थिक ग्रोथ इतनी धीमी रही है और रैंकिंग गिर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई सरकारों का पैसा जा कहाँ रहा है? यही तो असली मुद्दा है। और यहीं से बाज़ में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनकी असल आर्थिक कीमत क्या होती है? ये जो रेवड़ी या फ्रीबी राजनीति का अर्थशास्त्र है, ये कैसे काम करता है? देखिए, लेख के अनुसार इस पूरे मामले में तमिलनाडु को फ्रीबीज को संस्थागत बनाने का अगुवा या पायनियर माना जाता है। अच्छा, तमिलनाडु से शुरुआत हुई। हाँ, और वहाँ का एक ताज़ा उदाहरण दिया गया है। अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय के प्रस्तावित कल्याणकारी बिल का जिक्र है। आपको पता है इस बिल की लागत कितनी हो सकती है? कितनी? लगभग 0.99 लाख करोड़ रुपए। 1 मिनट, 0.99 लाख करोड़? हाँ,
और ये राज्य के कुल खर्च का लगभग 1/3 है। ओहो, मतलब बजट का 33% हिस्सा सिर्फ मुफ्त की चीजों पर। बिल्कुल। और वहीं अगर हम वापस पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण मौजूदा टीएमसी सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की बराबरी करना और उन्हें बढ़ाकर पेश करना ही था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि वो नकद वाली कोई योजना थी। हाँ, विशेष रूप से महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण को दुगना करके 3,000 रुपए प्रति माह करने का वादा। लेख का अनुमान है कि इस वादे से सरकारी खजाने पर सालाना 1.29 लाख करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ेगा। 1.29 लाख करोड़ रुपए हर साल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अगर मैं एक आम नागरिक हूं और सरकार सीधे मेरे बैंक खाते में पैसा डाल रही है, तो क्या इससे गरीबी दूर नहीं होनी चाहिए? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यही तो वो गरीबी बनाम समृद्धि का विरोधाभास है जिसका जिक्र लेख में है। विरोधाभास कैसे? देखिए, लेख के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बहुआयामी गरीबी अनुपात या जिसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो कहते हैं, उसमें एक भारी और सकारात्मक गिरावट आई है। अच्छा। हाँ, ये 2005-06 के 58% से गिरकर 2022-23 में मात्र 9% रह गई है। 58 से सीधा 9%, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है ना? लेकिन असल विरोधाभास यही है। मैं इसे थोड़ा आम जिंदगी से जोड़कर देखता हूँ। यानी ये कुछ बुखार में पेन किलर खाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब बुखार तो कम हो गया, थर्मामीटर पर टेम्परेचर गिर गया या कहीं गरीबी घट गई, लेकिन शरीर के अंदर की बीमारी अभी भी है क्योंकि शरीर मजबूत नहीं हुआ है। बीमारी की जड़ वहीं की वहीं है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। गरीबी घटी है लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम है। राज्य 16वें स्थान पर है। इसका सीधा सा कारण ये है कि इस गरीबी को आर्थिक विकास या रोजगार सृजन या जॉब क्रिएशन से नहीं घटाया गया है। तो फिर कैसे घटाया गया? इसे वेलफेयर ट्रांसफर्स यानी जो कल्याणकारी नकद योजनाएं हैं उनके माध्यम से कम किया गया है। और लेखक यही तर्क देते हैं कि ये मॉडल लंबे समय तक नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि ये राज्य को एक उच्च आय वर्ग या हायर इनकम टियर में ले जाने में पूरी तरह से विफल रहता है। जब तक लोग खुद नहीं कमाएंगे, राज्य अमीर कैसे होगा? सही बात है। तो अगर हम इस पेन किलर अप्रोच को अपनाते हैं, यानी बिना कमाए सिर्फ खर्च करते हैं जी, तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? इसका सबसे बड़ा और खतरनाक साइड इफेक्ट है राज्य का बढ़ता हुआ कर्ज और विकास का पूरी तरह से रुक जाना। मतलब कर्ज का जाल? जी, आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल आज भारत का दूसरा सबसे अधिक कर्जदार बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा? हाँ, और 2026 के अनुमानों को देखें तो इसकी कुल बकाया देनदारियां या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इसके जीएसडीपी का 38.9% होने का अनुमान है। 38.9%? एक मिनट, जीएसडी का 38%? अगर हम राष्ट्रीय औसत की बात करें तो वो कितना है? राष्ट्रीय औसत सिर्फ 29.2% है। ओ, यानी ये राष्ट्रीय औसत से बहुत बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं कर्ज के मामले में। बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ी समस्या रही है ऐतिहासिक रूप से। वो क्या? सुशासन या गुड गवर्नेंस की कमी। इस कमी ने निजी क्षेत्र के निवेश यानी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को राज्य में आने से रोका है। जाहिर है, अगर किसी राज्य पर इतना कर्ज हो और नीतियां स्पष्ट ना हो तो कोई भी प्राइवेट कंपनी वहां अपना पैसा क्यों लगाएगी? और अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नई नौकरियां कैसे बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेंगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नई सरकार के सामने अब एक तरह की टाइट रोप वॉक है, यानी रस्सी पर चलने जैसी चुनौती। वो कैसे? देखिए, उन्हें एक तरफ तो अपने उन भारी भरकम कल्याणकारी वादों को पूरा करना है। हाँ, वो 1.29 लाख करोड़ वाले वादे। जी। और दूसरी तरफ उन्हें विकास व्यय जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, शिक्षा, इसके लिए भी पैसा बचाना है। और ये विकास व्यय ही वो एकमात्र रास्ता है जो राज्य को उच्च विकास पथ पर ले जाने के लिए नितांत आवश्यक है। तो मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये साफ है कि नई सरकार की जीत निश्चित रूप से एक परिवर्तन यानी बदलाव का संकेत तो देती है, लेकिन लेखकों का स्पष्ट निष्कर्ष है
कि अगर ये बदलाव सिर्फ रेवड़ी के वादों पर निर्भर रहा कि कौन ज्यादा नकद बांटेगा, तो ये केवल नाम का बदलाव होगा। एकदम सही। असली परीक्षा तो इस बात में है कि क्या ये राज्य खुद को उपभोग आधारित कल्याण मॉडल, जिसे हम कंजम्पशन लेड वेलफेयर मॉडल कहते हैं, उससे निकालकर एक निवेश आधारित विकास मॉडल की ओर ले जा पाएगा। निवेश आधारित मतलब? इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल। जी बिल्कुल। एक ऐसा मॉडल जो अर्थव्यवस्था में असली नौकरियां पैदा करे, न कि सिर्फ नकद बांटे। सही कहा। और चलते चलते हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि आज की ये चर्चा स्रोत सामग्री में मौजूद आर्थिक चुनौतियों को समझने का एक प्रयास था। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का राजनीतिक समर्थन या विरोध करना नहीं था। बिल्कुल, हम सिर्फ आंकड़ों और अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए हम सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर फ्रीबीज या ये रेवड़ी पार्टियां चुनाव तो जिता देती हैं, लेकिन लंबे समय में राज्यों को कर्ज के गहरे जाल में धकेल देती हैं, जो कि हमने देखा आंकड़ों में। हाँ, तो क्या हम भविष्य में कभी एक ऐसा परिपक्व लोकतंत्र देख पाएंगे जहां मतदाता शॉर्ट टर्म नकद फायदों के बजाय लॉन्ग टर्म बुनियादी ढांचे और स्थायी रोजगार के वादों को वोट देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या जनता खुद कभी आगे बढ़कर रेवड़ी लेने से मना करेगी? इसी विचार के साथ इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।